बाद में तुम लोग स्किप कर दोगे तो पहले ही लाइक या कमेंट की भीख मांग लेता हूँ। लड़कियों को उनके होने वाले पति या लड़के को उनकी होने वाली पत्नी की कसम है। वीडियो को लाइक करके जाना, सब पता चल रहा है, अंडरवियर नहीं पहनने हो। चैप्टर 168 आगे की जिंदगी वाकई मुश्किल है। अज़राइल ने अपने अंदर बदलाव किया क्योंकि उसे पता था कि एकमात्र प्राणी बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, जिनमें से कुछ तो बेहद मुश्किल थी। अगर उसके पास जरूरी जानकारी न होती तो सारी जरूरतें लगभग नामुमकिन होती, और कुछ तो नामुमकिन सी लगती हैं। सुरतुर के एक बेटे को मारने वाली बात ही ले लीजिए। सुरतुर कौन है? अच्छा, आग के महादैत्य सुरतुर के बारे में कौन नहीं जानता, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि वह असगार्ड का अंत कर देगा। अज़राइल को क्या पता कि भविष्य में यह आदमी असगार्ड का अंत कर देगा, जो ब्रह्मांड के कुछ रैंक वाले लोगों में से एक है। और अब क्या उसे, जो एक शुरुआती अज़राइल है, अपने ही एक बच्चे को मारना होगा? हाँ, एक आत्मघाती मिशन की बात करते हैं। लगता है मैं बहुत सारे दुश्मन बना लूंगा। अज़राइल को दुश्मनों के आने का डर नहीं था। वह जानता था कि जिस रास्ते पर वह चलना चाहता है, वह उसे और भी ज्यादा मुश्किलों से गुजरने पर मजबूर करेगा। उसके सामने जो रास्ता है, वह तो बस उसकी शुरुआत है, और वह भी ब्रह्मांड के कई शक्तिशाली लोगों को नाराज करने से शुरू होता है। नीचे स्क्रॉल करने पर अज़राइल को और भी विकास रेजिमेंट दिखाई दे सकते थे, जिससे कुल संख्या 21 हो जाती थी। लेकिन असल में उसका ध्यान बाकी लोगों पर था, जिन्हें उसे कुछ शक्तिशाली क्षमताओं को पाने के लिए मारना था। वह क्षमता जिसमें उसे आत्माओं की नज़र पाने की जरूरत थी। अज़राइल जानता था कि इस व्यक्ति को कहाँ ढूंढना है, क्योंकि उसकी कहानी किताब में लिखी थी। यह भी सच है कि वह स्वर्गीय विरोधियों के गुट का हिस्सा है या बनने वाला है। हालांकि अज़राइल को यकीन नहीं है कि वैलेंसिया के साथ ऐसा कोई गुट फिर से अस्तित्व में आएगा। लेकिन फिर भी उसे जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वे ब्रह्मांड के चुने हुए शक्तिशाली लोगों की हैं, जिन्हें अपनी कहानियों का नायक कहा जा सकता है, जो महान प्रतिभा और शक्ति से संपन्न है। जहां वे सौभाग्य से बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे, रास्ते में उन्हें इकट्ठा करने शक्ति, संसाधन और महिलाएं मिलेंगी। अंततः वे भारी विरोधियों के समूह में शामिल हो जाएंगे, जिसका नेतृत्व कोई और नहीं, बल्कि उनमें से एक महान चुना हुआ व्यक्ति करेगा। एक ऐसा शक्तिशाली अस्तित्व जो किसी को अपने जीवन पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। हालांकि मैं झूठ नहीं बोल सकता, उन घमंडी कुतियाओं को मारने की बात वाकई अच्छी लगती है। अज़राइल ने स्वर्गीय विरोधियों के कुछ सदस्यों से निपटा था, यहाँ तक कि उसे स्वर्गीय विरोधियों में से एक ने मार भी डाला था, और वह बस इतना ही बता पाया कि वे आत्महत्या से भरे हुए मूर्खों का एक समूह है, जो बस यही चिल्लाते रहते हैं कि सिर्फ वही पीड़ित हैं। यह सच है कि उन्होंने जिंदगी भर कुछ परेशानियों और बुराइयों का सामना किया, लेकिन क्या उनके जीवन में घटी घटनाओं ने उसकी भरपाई नहीं की? क्या वे शक्ति और अधिकार के उस स्तर तक नहीं पहुंच गए थे जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं? फिर भी वे ऐसे बकबक करते रहे जैसे सिर्फ वही पीड़ित हों। अज़राइल को उनके भाग्य पर दया आ गई जब उसे पता चला कि स्वर्गीय अमरों ने उनके जीवन के साथ क्या किया। लेकिन किताब पढ़ने और गहरी सच्चाई जानने के बाद वह उन सभी से घृणा करने लगा, उसके पीछे दौड़ता और कुत्ते की तरह उसका पीछा करता। इससे उसे गुस्सा तो आया, लेकिन न्याय के उनके सम्मोहक शब्द उसे भावुक कर गए। केवल स्वर्गीय विरोधियों के नेता और कुछ प्रमुख पात्रों के लिए, जिन्हें वास्तव में वास्तविकता का एहसास था और जो एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए, यह जानते थे, उसे सच्चा सम्मान और मूल्य महसूस हुआ। यह मेरे लिए भी अच्छा हो सकता है, मैं उन्हें मार सकता हूँ और उनकी प्रतिभा ले सकता हूँ। साथ ही उन्हें अपनी मरे हुए लोगों की सेना के रूप में पाल सकता हूँ। हालांकि अपने खुद के 10 मरे हुए लोगों को बनाने का विकल्प आसान लगता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में औसत से ऊपर की युद्ध शक्ति रेटिंग वाले 10 मरे
हुए लोगों को पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके अलावा कई अन्य विकल्प भी हैं। वह जानता है कि उन्हें कहाँ और कब प्राप्त करना है, लेकिन यह प्रक्रिया बेहद कष्टप्रद होगी। अगर अज़राइल के पास दो निशान हैं, तो सबसे मुश्किल काम उसकी बाकी दो ज्वालाओं को जगाना होगा। जैसे जैसे अज़राइल अपनी साधना में आगे बढ़ता है, जागृत न हुई ज्वालाएं खुद उसे बताती हैं कि जागृत होने के लिए क्या करना होगा। अपने अथक प्रयास के बाद वह उनमें से दो को जगाने की प्रक्रिया समझने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही उसे यह समझ आया, उसने गाली दे दी। नई ज्वालाओं को जगाने की परिस्थितियों की तुलना में पहले से मौजूद ज्वालाओं को जगाने की परिस्थितियां उसे बच्चों का खेल लग रही थी। लेकिन फिर क्या उसकी दो ज्वालाओं का जागरण संयोग से हुआ था? उत्पत्ति में अंकित प्रकाश का सबसे शुद्ध खिंचाव? हाँ, अज़राइल कुछ ऐसे लोगों के बारे में सोच सकता है जो उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही उसे सीधे तौर पर मारेंगे नहीं, और संभवतः उसे अपनी किसी ज्वाला को जगाने के लिए उनकी संपत्ति लेने की क्षमता प्रदान करेंगे। हालांकि इसका मतलब होगा कि उसे कुछ देवराज स्तर के प्राणियों का दुश्मन बनाना होगा। ज़ीउस, थोर, इंद्र, बाल, राइजन या डेनम्यू। मुझे चुनना होगा। ये कुछ ईश्वरीय प्राणी हैं जो बिजली पर शासन करते हैं और जिनके पास वह वस्तु है जिसकी उसे आवश्यकता है। एकमात्र समस्या यह है कि वह उनमें से प्रत्येक के साथ संबंध नहीं बना सकता। उनमें से प्रत्येक उच्चस्तरीय देवताओं से संबंधित है। वे नहीं जो देवत्व तक पहुँचे, बल्कि वे जो शुरुआत में थे, शक्ति वाले प्रथम पीढ़ी के देवता। ज़ीउस का राजा देवताओं और ओलिम्प के शासक के रूप में। समस्या यह है कि उसकी मानसिकता अत्यधिक ईश्वरीय है, और अगर आप इसे हल्के में लें तो वह एक मूर्ख है। थोर हथौड़ा चलाने वाला देवता जो बिजली, गरज और तूफानों से जुड़ा है और असगार्ड का भावी शासक है। यहाँ समस्या यह है कि वह एक युद्धोन्मादी और काफी खतरनाक है। इंद्र गरज के देवता और आकाश के शासक के रूप में जाने जाते हैं और पोसाइडन के सबसे अच्छे मित्रों में से एक हैं। एक ऐसे कृत्य के बाद जिसका उन्हें बहुत पछतावा है, कोई भी उन्हें नहीं ढूंढ सकता, और भले ही अज़राइल जानता हो कि उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। बाल आकाश का स्वामी और प्रचंड तूफानों का स्वामी। अगर अज़राइल उसके साथ घुल-मिल जाए और उसे वह दे दे जो वह चाहता है, तो वह कई शक्तियों का एक शाश्वत शत्रु बन जाएगा। राइजन बिजली, गरज और तूफानों का देवता उसके हाथों में ढोल गरजने की ऐसी ध्वनियां उत्पन्न करने में सक्षम है जो जीवन को समाप्त और पुनर्जीवित करती है। डेन म्यू, चीनी बिजली की देवी, जिनका विवाह वज्र देवता लेई गोंग से हुआ है। वह पहली पीढ़ी की देवी नहीं है, लेकिन अपने पति पर उनका नियंत्रण है और वह जानते हैं कि उनकी क्या इच्छाएं हैं। अगर उन्हें उनका दर्पण मिल जाए तो यह एक शुरुआत होगी। लगता है यह एक लंबी यात्रा होगी। अज़राइल ने दुखी होकर कहा कि उसे समझ में आ गया है कि योजना बनाने के लिए बहुत कुछ है और फिलहाल वह अपनी वर्तमान शक्ति पर ज्यादा देर तक अटके नहीं रहना चाहता। चैप्टर 169। मेरे लिए तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तय है, अज़राइल ने सोचा, जैसे ही उसे अपनी अनगिनत संभावनाओं का एहसास हुआ। फिलहाल वह ज्यादा जोर नहीं लगाने वाला था। अगर सब कुछ ठीक होना है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि पहेली का हर टुकड़ा बिल्कुल सही जगह पर लगे, ताकि वह सर्वोत्तम संभव लाभ प्राप्त कर सके। जब उसका मन कई संभावनाओं पर विचार कर रहा था, उसने अपने ऊपर पड़े शरीर से कंपन महसूस किया। उसकी नज़रें वैलेंसिया पर टिकी थी, जो अपनी नींद से जागती हुई लग रही थी। इस प्रतिध्वनि को एड्रिया ने भी महसूस किया, जो जल्दी से बाहर प्रकट हुई। उसकी कोमल आंखें नींद से जागती हुई सुंदरता पर टिकी थीं। वैलेंसिया की आंखें खुलते ही धीरे धीरे उनमें फड़कन बढ़ने लगी और वे खूबसूरत रत्न जैसी गुलाबी आंखें दुनिया के सामने आ गईं, जिनमें अज़राइल हमेशा के लिए खो जाने से गुरेज नहीं करेगा। उसने वैलेंसिया के चेहरे पर एक उलझन का भाव देखा,
लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि उसके चेहरे पर सुकून और खुशी की एक लालसा भरी मुस्कान छा गई। एक ऐसी सरल मुस्कान जिसने एक पल के लिए अज़राइल की सांस भी रोक दी। वैलेंसिया, उसने पुकारा, जिस पर उसने पलकें झपकाईं। बस उसे देखती रही, उसके चेहरे को अपने मन में गहराई तक खुजलाती रही। वेल, एड्रिया ने चिंता में पुकारा, अपनी सारी क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह देखने की कोशिश करते हुए कि क्या उसके सामने वाला व्यक्ति सचमुच उसका शिष्य है। हर पुष्टि सकारात्मक होती गई, जिससे उसकी आह भरी और उसकी आत्मा शांत हो गई। वैलेंसिया ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे धीरे से अज़राइल की ठुड्डी पर रख दिया। उसकी गुलाबी रत्न जैसी पुतलियां चमक उठीं, जबकि हल्की गुलाबी गैस उसके शरीर से निकल गई। उसका हाथ उसकी ठुड्डी से उसके गालों तक गया जब तक कि उसने उसके बालों को हल्के से नहीं सहलाया। इस सब के दौरान अज़राइल चुप रहा। वह वैलेंसिया के भीतर पनप रही गहरी भावनाओं को महसूस कर सकता था, जो दुनिया को हिला देने में सक्षम थी। क्या हुआ? उसने हल्के स्वर में पूछा। उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी हर बात या इच्छा उस तक पहुंच सकती है। डरावनी बात यह है कि मुख्य नियंत्रण उसी के पास है। वह उसके मन में झांक सकता है, उसके विचारों में बात कर सकता है, फिर भी वह ऐसा नहीं कर सकती। अगर अज़राइल चाहे तो वह उन दोनों के बीच सबसे बड़ा अवरोध पैदा कर सकता है। फिर भी वैलेंसिया उसे छोड़ नहीं पाएगी और न ही उससे प्यार करना बंद कर पाएगी। उनके बीच जो रिश्ता बना था, उसे कभी कम नहीं आंका जा सकता। कोई भी कल्पना कर सकता है कि वह सभी महान प्रतिभाएं उस पर डाल दी गई थी। फिर भी यह कितना खतरनाक होगा कि उसका आकर्षण एक ही आदमी के पूर्ण नियंत्रण में हो। यही उसकी शारीरिक बनावट का कारण है, जो उसे सबसे ठंडा और सबसे ज्यादा गणनाशील दिमाग देती है। फिर भी वह सब बेकार हो गया। मैं जाग गई, वेलेंसिया ने हल्की आवाज में बुदबुदाया, बस वही सरल वाक्य जिनमें कई जटिल अर्थ थे। जिस पर अज़राइल मुस्कुराया और अपना बायां हाथ उसके दाहिने हाथ के ऊपर रखते हुए बोला, तुमने क्या देखा? इससे वेलेंसिया के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। हालांकि वह खुद जो कुछ हुआ था उसके मूल अर्थ को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी, लेकिन वह एक बात जानती थी। वह जानती थी कि वह क्या चाहती है। मुझे याद नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपना एक हिस्सा मिल गया हो, मानो मेरे सारे टुकड़ इस सही जगह पर आ गए हों और मुझे समझ आ गया हो कि मैं कहाँ रहना चाहती हूँ। वेलेंसिया के शब्द बहुत अस्पष्ट थे और अज़रेल ने सिर हिलाकर सहमति जताई। जो भी हो, इससे उसे भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, नहीं उसे कुछ खास मिला। बस इतना हुआ कि वह उसके प्यार में पड़ गई। वेलेंसिया को इसे शब्दों में बयां करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि अज़रेल उसके अंदर देख सकता था, यहाँ तक कि उसके अंदर गहरे तक बंद जगह को भी। और जब तक वह जागी, तब तक उसे सारे जवाब मिल चुके थे। वेलेंसिया के अंदर की वह उसे वो सारी जानकारी दे चुकी थी जिसकी उसे जरूरत थी। क्या तुम्हें और आराम करने की जरूरत है? अज़राइल ने धीरे से पूछा, जिस पर वेलेंसिया ने सिर हिलाया। वह इस आलिंगन को छोड़ना नहीं चाहती थी, खासकर तब जब उसे पहली बार इतना स्नेह और स्नेह महसूस हो रहा था। जब वे दोनों एक दूसरे की दुनिया में खोए हुए थे, तो बूढ़ी कुंवारी एड्रिया मिलीजुली भावनाओं से देख रही थी। अपनी शिष्या पर खुश तो थी, लेकिन पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाने का थोड़ा कड़वा एहसास भी था। सिर हिलाते हुए वह वैलेंसिया में वापस चली गई। उसने वही देखा जो उसे देखना था। जब तक वैलेंसिया जिंदा थी, सब कुछ ठीक ठाक था। अज़राइल ने कोमल आंखों से वैलेंसिया को वापस सोते हुए देखा। वह वैलेंसिया के भीतर गहरे में कई पैटर्न देख सकता था। वे सभी ऐसे काम कर रहे थे जिनमें उसका प्रवेश है। वह समझ सकता था कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे वैलेंसिया की आत्मा अपने शरीर से ज्यादा उस पर भरोसा करती हो, या यह कि वह उससे प्यार करती हो। मैं वाकई खतरनाक औरतों के साथ खेल रहा हूँ। इज़राइल इस विचार पर हंसा। उसे यह घिनौना नहीं लगा।
बल्कि उसे यह मज़ेदार लगा। प्यार भरी जिंदगी अगर थोड़ी मसालेदार न हो तो क्या है? खासकर जब आपकी औरत दुनिया को खत्म करने की ताकत रखती हो और आपको पाने के लिए पागल हो। ब्रह्मांड वाकई एक रहस्य है। उसने वैलेंसिया के माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया जिससे सो रही लड़की के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। अज़राइल ने यह देखकर आह भरी कि जैसे ही उसे भी नींद आने लगी, वह धीरे धीरे एक खूबसूरत को अपनी बाहों में लिए एक संतोषजनक सपनों की दुनिया में चला गया। हम क्या तुम 2 दिन में बाहर जा रहे होगे? अज़राइल ने अपनी माँ से पूछा, जो उसके बालों से हल्के से खेल रही थी। घटना को कुछ घंटे हो गए थे और उसके सोने के 2 घंटे बाद रेना कमरे में आई और वैलेंसिया को एक अजीब सी मुस्कान देते हुए ले गई। उसने कुछ नहीं कहा और उसे जाने दिया। इसके बाद वह अपनी माँ से मिलने आया क्योंकि उसने अपनी छोटी बहन को सोता हुआ पाया। जैसे ही वह अंदर गया, उसकी माँ ने उसे लाड प्यार करना शुरू कर दिया और आखिरकार वह अपनी माँ की गोद में सिर रखकर सोफे पर लेट गया। हाँ, मैं जल्द ही यहाँ सब कुछ निपटा दूंगी और हम 2 दिन में राजधानी चले जाएंगे। लैन ने अज़राइल को चुप कराते हुए कहा, माँ, मेरे और ली लुन के साथ यही हुआ था। अज़राइल ने अपनी बात समझानी शुरू की, जबकि उसकी माँ ध्यान से सुन रही थी। अज़राइल ने कुछ जानकारी बदलने की कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर वह ज्यादातर सच पर अड़ा रहा। पूरी बात समझाते हुए लैन ने उसे बिना परेशान किए सब कुछ सुना और जब उसने बात पूरी की, तो वह बस उसके सिर पर थपथपाती रही। शांत दिख रही थी, लेकिन अज़राइल जानता था कि वह बिल्कुल भी शांत नहीं है। उसके हाथों का हल्का सा कांपना, पसीना आना और उसकी आंखों का फैलना अज़राइल को यह बताने के लिए काफी था कि उसकी माँ पूरी कहानी में उसके लिए पूरी तरह से डरी हुई थी। आह, तुम्हारे आसपास ऐसी बेतुकी परिस्थितियां कैसे आ जाती हैं? आखिरकार उसकी माँ ने पूछा, जिससे अज़राइल के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। यह देखकर उसने फिर से आह भरी और बोलना शुरू किया, मुझे तुम्हारे लिए डर लग रहा है मेरे बेटे। लगता है तुम में कोई अद्भुत प्रतिभा और भविष्य है, ऐसा व्यक्ति जो मेरे सपनों से भी परे की चीजों के लिए बना है और यह मुझे गर्व और बेहद डराता है। यहाँ तक पहुंचकर उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें चिंता से चमक रही थी। मुझे पता है कि यह दुनिया कितनी क्रूर है। बिना सहारे के तुम जितना ऊपर चढ़ते हो, यह उतनी ही खतरनाक होती है और मुझे दुख होता है कि मैं तुम्हें वह सहारा नहीं दे सकती जिसकी तुम्हें जरूरत है। लैन के शरीर से एक तेज ठंड का झोंका निकला। अपनी कमजोरी का जिक्र करते हुए उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई, जिससे अज़राइल उठ खड़ा हुआ। उसकी गोद से अपना सिर, उसका छोटा सा हाथ उसकी माँ के बड़े हाथ को थामे हुए, उसकी आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थी। माँ, तुम्हें किसी से भी बेहतर पता होना चाहिए कि तुम मुझे रोक नहीं रही हो। नहीं, तुम मुझे और मजबूत बनने के लिए प्रेरित कर रही हो। तुम मेरी आदर्श हो, मैं तुम्हारा आदर करता हूँ। और चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी ताकत हो। आखिर तुम मेरी माँ ही तो हो ना? चैप्टर 170। अज़राइल जानता था कि उसकी माँ अपनी शांत मुस्कान के पीछे क्या भावनाएं छिपा रही थी। योरू के जन्म के बाद भी वह उसके लिए बहुत डरी हुई थी। उसकी यात्रा के बारे में सुनकर वह उसके लिए भय से भर गई थी। बात बस इतनी थी कि वह अंधा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह उसकी माँ थी और वह उसका बेटा था। वह कैसे नहीं बता सकता था कि उसकी माँ क्या महसूस कर रही थी। वह उसके लिए डरी हुई थी। वह खुद जीवन की कठिनाइयों से गुजरी थी और कमजोरी के डर को जानती थी। इसलिए उसे डर था कि उसे क्या सहना पड़ेगा। उसकी भावनाओं का मिश्रण पूरी तरह से जटिल था। एक और, वह उसकी सबसे ऊपर उठने और कभी हार न मानने की इच्छा से प्यार करती थी। लेकिन दूसरी ओर, वह चाहती थी कि वह इस दुनिया पर इस तरह राज करे कि उसे ऊपर किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। वह नहीं चाहती थी कि उसे दर्द सहना पड़े,
फिर भी वह जानती थी कि दर्द और पीड़ा विकास के सबसे बड़े तरीकों में से एक है। उसकी माँ कई भावनाओं से ग्रस्त थी और वह अपनी भावनाओं को पूरी तरह छुपा रही थी। यहाँ तक कि उच्च लोगों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होने के बावजूद। सच तो यह है कि उसे इस लोक से ऊपर की दुनिया का कोई अंदाजा नहीं था, सिर्फ किंवदंतियाँ और किंवदंतियाँ ही सुनी थी। फिर भी उसके मन को चिंता से भरने के लिए यही काफी था। माँ, अगर मैं तुम्हारी प्रतिभा को बढ़ाने का कोई तरीका ढूंढ लूँ तो क्या होगा? अज़राइल ने अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए पूछा, तो मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाऊंगा। यह एक हल्का फुल्का लेकिन प्रभावशाली जवाब था, जिसने अज़राइल के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उसकी माँ पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अगर उसने कोई उपहार दिया तो वह उसे स्वीकार कर लेगी, यह पूरी तरह से जानते हुए कि वह कोई मूर्खतापूर्ण काम नहीं करेगा। यही उसकी माँ का उस पर सबसे बड़ा भरोसा है। तो बस बात बन गई। उसने अपनी माँ की गोद में लेटते हुए कहा, बोलते हुए उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। माँ, आप और ज़ुआनियन शायद 2 से 3 साल में इस दुनिया से चले जाएंगे। ओह, मुझे और बताओ। लैन उसकी बातों में खो गई और उसके बालों में हाथ फेरने लगी। उन दोनों के बीच का गंभीर माहौल हल्का हो गया। अज़राइल की बातों ने उसके अंदर के डर को लगभग खत्म कर दिया था। उसे यह भी याद दिलाया कि उसका बेटा ऐसा नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। उसके अपने राज हैं और वह उन सीमाओं का सम्मान करती है। वह उस दिन का इंतजार करेगी जब वह उन राजों को सबके सामने उजागर करेगा। मेरे अपने तरीके हैं, और अगर सब ठीक रहा तो तुम दोनों तीसरे स्वर्ग में एक बहुत शक्तिशाली शक्ति का हिस्सा बनोगे। दिलचस्प। उन शब्दों को सुनकर लैन की आंखें चमक उठीं। मैंने जो कुछ भी लगाया है, उससे तुम्हारी प्रतिभा तीसरे स्वर्ग में भी बेहद सक्षम होगी। और जिस जगह तुम दोनों जुड़ रहे हो, वह व्यवसाय में भी फल फूल रही है। अज़राइल ने लैन के चेहरे पर एक प्रतिस्पर्धी मुस्कान लाते हुए अपनी बात जारी रखी। ज्यादातर लोग पहले स्वर्ग से तीसरे स्वर्ग गमे जाने की संभावना से घबरा जाते या बेहद डर जाते, लेकिन लैन को बस और मजबूत होने की सहज इच्छा महसूस हो रही थी। उसकी मानसिकता ठंडी और स्थिर थी। वह और मजबूत होने का सपना देख रही थी और उसे अपने बेटे की किसी भी बात पर शक तक नहीं था। मुझे लगता है तुम हमारे साथ नहीं आओगे? उसने हल्के से पूछा और उसकी खामोशी उसके लिए जवाब देने लायक थी। तुम्हें पता है कि एक माँ को यह बताना कितना भयानक लगता है कि उसके बेटे के साथ उसके बस 3 साल और बचे हैं? लैन ने अपना अकेलापन छिपाते हुए मजाक किया। इस पर अज़राइल ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उस पर हल्का सा चुंबन लिया। उसकी खूबसूरत आंखें उसकी माँ में झांक रही थी। यह अलविदा नहीं है माँ। मुझे बस यहाँ कुछ काम निपटाने हैं, और मेरे पास ऐसे तरीके हैं कि अगर हम दूर भी रहें तो भी हम हमेशा मिल सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम कितनी जल्दी बड़ी हो रही हो, लैन ने एक स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा। हालांकि वह इस फैसले का समर्थन नहीं कर रही थी, लेकिन वह इसके लिए अपने बेटे के खिलाफ कुछ नहीं कहने वाली थी। एक माँ होने के नाते उसे अपने बेटे को बड़ा होते देखना होगा, और अगर वह कोई गलती करता है तो वह उसके साथ रहेगी और उसका मार्गदर्शन करेगी, भले ही इसके लिए उसे दुनिया के खिलाफ जाना पड़े। और हम इस अनछुए क्षेत्र को आज़ाद तो नहीं छोड़ सकते, है ना? अज़राइल ने पूछा। लालच की पागल मुस्कान ने उसकी जगह ले ली। यह देखकर लैन के चेहरे पर भी वैसी ही मुस्कान आ गई। दोनों निश्चित रूप से माँ और बेटा हैं। तुमने क्या योजना बनाई है? उसने पूछा। नियंत्रण और शक्ति। 3 साल के भीतर मेरी योजना है कि हमारे उत्पाद और शक्ति सभी महाद्वीपों पर गहरी जड़ें जमा ले। अज़राइल बोला। उसका लालच फूट पड़ा। तुम्हें लगता है हम ये कर सकते हैं? लैन ने पूछा। यह विचार अद्भुत लग रहा था, ऐसा कुछ जो सिर्फ 3 साल में हासिल करना नामुमकिन भी था।
लेकिन अपने बेटे के साथ हुई हर घटना को जानकर वह कह सकती है कि उसके लिए बहुत सारे आश्चर्य की प्रतीक्षा है। हम कर सकते हैं और हम करेंगे। मेरे पास एक योजना है। लैन को अज़राइल की लालच भरी मुस्कान और भी ज्यादा पसंद आने लगी थी। तो माँ, आपको अपने प्रतिस्थापन की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपके पास एक ऐसा आदर्श व्यक्ति हो जो निचले लोक में छिपे सबसे बड़े साम्राज्य को नियंत्रित कर सके और फिर भी हमारे प्रति अटूट वफादार रहे। अज़राइल ने कहा। उसकी आंखें बेहद चमकने लगीं। अब से भागना नहीं होगा। वह अकेले कुछ नहीं करेगा। जब उसके पास ऐसे लोग हैं जिन पर वह सचमुच भरोसा कर सकता है और निर्भर रह सकता है, तो वह ऐसा क्यों करे? वह अपनी माँ को किसी और से बेहतर जानता है। वह उससे निपट लेगी। वह जो अंधकार साम्राज्य रच रहा है, उसे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है कि वह किसी भी काम को पूरा कर पाएगी। बेटे की बात करें तो आज तुम ज्यादा आकर्षक लग रहे हो, लैन ने उलझन भरे स्वर में कहा। उसकी नजरें उस पर ऊपर नीचे घूम रही थी। यह देखकर अज़राइल की मुस्कान और भी ज्यादा नियंत्रित हो गई। वैलेंसिया के साथ उसके जुड़ाव ने उसे उसका आकर्षण भी दे दिया। अभी तो यह हल्का और नियंत्रित है क्योंकि उसका शरीर अभी इसकी आदत डाल रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैलेंसिया के सामने उसका आकर्षण कम होता जाएगा। यह वाकई डरावना है। ओमेगा असुर के क्रोध के निरंतर निखार की वजह से वह पहले से ही बेहद आकर्षक बन चुका था, और साथ ही उसकी घातक आभा ने उसे एक रहस्यमय और मनमोहक एहसास दिया था। इसके अलावा उसे यकीन था कि भविष्य में उसका चेहरा दिखाना ही एक बहुत ही दुखद घटना बन जाएगा। कमजोर मानसिक शक्ति वाले लोग खास तौर पर शौचालय में गिर जाएंगे, और सबसे डरावनी बात यह है कि उसके पास मानसिक शक्तियां हैं जो दूसरों को अपने दिमाग से तोड़ सकती हैं और आकर्षण को और बढ़ा दे। तो अज़राइल सचमुच एक जिगोलो जैसा महसूस करने लगा। वेलेंसिया मेरी हो गई, अज़राइल ने लैन की आंखें चौड़ी करते हुए बुदबुदाया, जो तुरंत मुड़कर पूछने लगी। तुम उसे क्या पद दे रहे हो? उसने पूछा। वह मेरी पत्नी बनेगी, अज़राइल ने सीधे बात की, जिससे लैन की भौहें तन गईं। उसका सवाल समझकर अज़राइल बोला, वह एक योग्य माँ है। उसके बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते। खैर, मैं अपनी बहू के बारे में ज़रूर और जानूंगी, लैन ने कहा। उसकी आंखें अनजानी भावनाओं से चमक रही थी। क्या यह आपसी है? उसने पूछा, और अज़राइल ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वह कितनी खास है? बहुत खास, उसने कहा। इससे दोनों के बीच सन्नाटा छा गया और लैन अज़राइल के बालों में हाथ फेरती रही, जिससे उसे सुकून मिला। तभी लैन बोला, ज़ुआनियन का क्या? तुम्हें पता है कि वह इसे अच्छी तरह से नहीं लेगी। यही असली समस्या थी जिससे अज़राइल जूझ रहा था। वह जानता था कि वह लड़की उससे कितनी जुड़ी हुई है, और अपनी जांच पड़ताल से वह समझ गया कि उसका उससे लगाव उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा है। लेकिन वह उसे उसके बंधन से मुक्त होने के बाद अपने साथ नहीं रहने दे सकता। इसलिए नहीं कि उसे इससे नफरत थी, बल्कि इसलिए कि उसे ठंडे माहौल में रहने की जरूरत थी। अतीत में ज़ुआनियन को केवल उस स्थान का उत्तराधिकारी बनने का मौका मिला था जहां उसे ले जाया गया था, लेकिन इस जीवन में अज़राइल उसे उससे भी बढ़कर कुछ बनाने की योजना बना रहा है। वह जानता है कि ऐसी जगह हैं जहां उसे और भी ज्यादा प्रतिभा और शक्ति मिल सकती है। वह ऐसा करेगा कि उसे आइस फीनिक्स मंदिर का अधिकार मिल जाएगा। उसकी बहन कल्पना से परे महान शक्तियों पर शासन करेगी। वह यह सुनिश्चित करेगा, और उसके पास इसके लिए पहले से ही एक योजना है। चिंता मत करो माँ, मैं उससे निपट लूंगा, अज़राइल ने वादा किया। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना कौंध रही थी। चैप्टर 171 यून परिवार को छोड़ने के बाद पहला दिन बीत गया, जबकि अज़राइल और बाकी लोग आराम कर रहे थे। जो कुछ हुआ उसकी खबर साम्राज्य के शीर्ष अधिकारियों के खजाने में भर चुकी थी। चाहे वे इसे कितना भी छिपाना चाहें, फिर भी लीक हो ही जाते हैं।
जिससे जानकारी बाहर आ जाती है। जब खबर मिली तो पहले तो आलोचनाओं से भर गई, लेकिन जब एक ही जानकारी बार बार दोहराई जाती रही तो लोगों के लिए उसे खारिज करना मुश्किल हो गया। कई शक्तिशाली लोगों और संगठनों ने नजर रखनी शुरू कर दी। एक असाधारण प्रतिभा अपनी चाल चल रही थी और किसी ने भी हमला करने या अचानक कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। समझदार लोग जानते थे कि ऐसी अद्वितीय प्रतिभा किसी विशाल गुरु या शक्ति के समर्थन से आती है। उस समर्थन के बिना भी अज़राइल की शक्ति यह दिखाने के लिए पर्याप्त थी कि निचले लोक में कोई भी उस पर हमला नहीं कर सकता। जल्द ही सभी ने उस बच्चे पर नजर रखनी शुरू कर दी जिसने अपने नुकीले दांत दिखाने शुरू कर दिए थे। अज़राइल के एक ही कदम ने साम्राज्य के अंदर की पूरी स्थिति को उलट-पुलट कर दिया। एक विशाल लहर उठ रही थी और अज़राइल इस सब के बीच में था, लेकिन उसे जरा भी परवाह नहीं थी। अज़राइल तो इस समस्या के उठने की योजना बना रहा था। उसने सिर्फ बदला लेने के लिए ऐसा तमाशा नहीं रचा था, नहीं। अज़राइल साम्राज्य की स्थिति को सम्राट से भी बेहतर जानता था। उसने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा यहाँ निचले आकाश के अंधेरे में बिताया था और अपनी योजनाओं को साकार करने के लिए उसे उन बुझती हुई लपटों को जगाना होगा। सोने से पहले अज़राइल ने अपनी माँ को पहले ही छोटे-छोटे सुझाव दे दिए थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसकी बताई योजनाओं के साथ वह मौजूदा स्थिति से शानदार मुनाफा कमाने का सबसे अच्छा रास्ता अपना सकती है। यही उस शक्तिशाली साम्राज्य की शुरुआत होगी जिसे वह बनाएगा। इसलिए अपनी माँ को यह जानकारी देने और उन्हें मुनाफा कमाने के लिए दौड़ते देखने के बाद वह जुआनियन को गले लगाकर सो गया। यह माहौल क्या है? अज़राइल ने सोचा। जब उसने रीना को अपनी ओर देखते हुए देखा, सुबह सब ठीक था। वह उठा और सबके साथ नाश्ता किया। उसे पता था कि उसकी माँ व्यस्त थी, इसलिए वह उन्हें परेशान नहीं कर पाया। हालांकि वह हिल भी नहीं पाया था कि उसे घसीटकर यहाँ रीना के सामने लाया गया, जबकि वैलेंसिया को कमरे के अंदर भी नहीं आने दिया गया। और इसीलिए वह कुर्सी पर रीना के सामने बैठा था, जो उसे एक अजीब सी मुस्कान मगर ठंडी आंखों से देख रही थी। हालांकि वह ऐसी ही लग रही थी। अज़राइल जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने शांत भाव से पूछा, आंटी, आप मुझे यहाँ क्यों लाई है? खामोशी, बस खामोशी छा गई। रीना उसे देखती रही। सच कहूँ तो उसके नजरिए से अज़राइल ने उसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताया है, इसलिए उनका रिश्ता उतना गहरा नहीं है। हालांकि उसकी माँ और वह सगी बहनें हैं, लेकिन अज़राइल में इतना धैर्य नहीं था कि वह यह नाटक जारी रख सके। वह ऐसा इंसान नहीं है जो किसी और के इशारे पर चलेगा। मुझे लगता है कि वैलेंसिया का यही मामला है ना? उसने कुर्सी पर धीरे से पीछे झुकते हुए पूछा और रैना को पैनी नजरों से देखा, जिससे उसकी ठंडी आंखों में एक हल्की सी झुरझुरी सी आ गई। यह देखकर अज़राइल के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसकी आवाज़ हल्की हो गई। मैं साफ और स्पष्ट कहूँगा, वैलेंसिया मेरी है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसके शब्द दबंग और अधिकार जताने वाले थे। वह ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा था मानो यही उसकी सच्ची भावना हो। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। बस उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई। यह देखकर अज़राइल कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसके सामने खड़ा हो गया। रैना के बैठे होने के बावजूद भी उसे थोड़ा ऊपर देखना पड़ा। दोनों की आंखें आपस में टकरा गईं। उनकी नजरें बार-बार टकराती रहीं। इससे तंग आकर अज़राइल ने अपने दाहिने हाथ से रैना का बायां हाथ पकड़ लिया। उसके छोटे-छोटे हाथ मुश्किल से उसका हाथ थामे हुए थे। उसने अपनी क्यूई को अपने शरीर से उसके शरीर में उड़ते हुए अपनी इच्छा से भेजा। जैसे ही क्यूई उसके शरीर तक पहुंची, वह मुड़ने लगी और रीना की क्यूई से हल्के से जुड़ने लगी। एक छोटा सा संबंध स्थापित हो गया। तुम्हें पता है? उसने ठंडी आवाज में पूछा। उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसका हावभाव पत्थर जैसा ठंडा हो गया।
कुछ कुछ अज़राइल की माँ जैसा। उसके शब्दों ने अज़राइल के चेहरे पर एक ताना मारने वाली मुस्कान ला दी। लगता है वैलेंसिया ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ नहीं बताया। मेरी नज़रों से कुछ भी नहीं छिप सकता। उसके शब्दों ने रीना के माथे पर एक पल के लिए भौहें चढ़ा दी। फिर उसने आह भरी और सवाल पूछते हुए उसकी नज़रें और तेज हो गईं। मेरी बेटी के लिए तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? मैं उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूँ क्योंकि हम इस ब्रह्मांड पर राज करते हैं। अज़राइल ने सीधे जवाब दिया और यह देखकर कि उनका संबंध स्थिर हो गया है, पूछने से पहले उसकी ठंडी आंखें थोड़ी हल्की हो गईं। क्या तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो? अभी नहीं, लेकिन मैं उससे प्यार करने को तैयार हूँ। उसने जवाब दिया। अगर तुम्हें परिवार या अपनी इच्छा में से किसी एक को चुनना हो, तो तुम क्या चुनोगी? उसने पूछा। उसका दबाव थोड़ा सा बाहर आ रहा था। मेरा परिवार, अज़राइल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसकी आंखों में सच्चाई के प्रति ठंडक और भी बढ़ गई। क्या तुम मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाओगे? कभी नहीं। उसके शब्द बिना किसी रुकावट के जोरदार थे। क्या तुम उससे भाग जाओगे? कभी नहीं। मैं उसे अपने से दूर भी नहीं जाने दूंगा। उसका जवाब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तुम्हारे लक्ष्य क्या हैं? ऐसी ऊंचाई तक पहुंचना जहां मेरे परिवार को कभी कोई खतरा न हो। उसने जवाब दिया, जिससे उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। ऐसा क्या है कि तुम्हारे रास्ते में कोई खून या कोई बड़ी ठोकर तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकती? तो फिर देखो, मैं सब कुछ तोड़ देता हूँ। उसने जवाब दिया। उसकी आंखों में एक खतरनाक संकेत चमक रहा था, जैसे उसकी आंखें एक पल के लिए बेजान और मृत हो गई हों। उसकी सभी विषम परिस्थितियों से निखरी हुई इच्छाशक्ति एक पल के लिए बाहर निकल आई। यह देखकर रीना की आंखों में एक अनजानी भावना गहराई से कौंध गई, जिसके बाद उसकी मुस्कान पूरी तरह से बिखर गई। उसकी ठंडी आंखें गायब हो गईं और एक पागल कर देने वाली चमक उसकी आंखों में भर गई। सब पर राज करो और उन लोगों को तोड़ दो जो परिवार का नुकसान चाहते हैं। अज़राइल और रीना दोनों ने एक ही समय में एक ही शब्द कहे। रीना की मुस्कान अज़राइल के चेहरे पर छा गई। एक विस्मयकारी भाव उन दोनों पर छा गया, जो जल्द ही पूरी तरह से हंसी में बदल गया, क्योंकि दोनों के चेहरे पर एक ही निराशा भरी मुस्कान थी। तुम पास हो, रैना चिल्लाई और अज़राइल को सीधे अपने सीने से लगा लिया और उसके माथे पर एक हल्का सा चुंबन दिया। स्वागत है दामाद जी। जैसे जैसे उसका भेष गायब होने लगा, उसके भूरे बाल और आंखें गायब होने लगी। उसने चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन उसकी जगह एक ऐसी अद्भुत सुंदरता आ गई थी जो अपने चेहरे से लोगों को दीवाना बना देती थी। वैलेंसिया की तरह उसके भी गुलाबी बाल थे, लेकिन उसकी आंखें रक्तलाल थी, जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से चमक रही थी। उसके चेहरे का हर पहलू परिपूर्ण और सुंदर था। वैलेंसिया के स्तर की किसी को जन्म देने का जादू सा हो गया, क्योंकि उसका आकर्षण एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया। लेकिन वैलेंसिया के विपरीत, उसका आकर्षण ज्यादा नियंत्रणकारी, खतरनाक और मोहक लग रहा था। वे रक्तलाल आंखें अज़राइल को स्नेह से देखते हुए जल उठीं। परिवार में आपका स्वागत है, उसने कहा। जैसे ही उसने अज़राइल को थोड़ी जगह देते हुए जाने दिया, दोनों सामान्य हो गए थे, लेकिन दोनों को पता था कि वे अंदर से एक जैसे हैं। उनके बीच का संयुक्त क्यूई कनेक्शन आखिरकार टूट गया जब अज़राइल ने अपना हाथ वापस ले लिया। ठीक उसी समय जब वह बोलने वाला था, रीना ने कहा, अंदर आओ मेरी बेटी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दरवाज़ा खुला और वैलेंसिया अंदर आई। अंदर आते ही उसने अपना घूंघट हटा दिया, अपनी पूरी मनमोहक सुंदरता को प्रकट करते हुए। अज़राइल की ओर चलते हुए उसने उसकी बाहों को थाम लिया और अपना सिर वहां रख दिया। कितना प्यारा! रीना चीख पड़ी और उसने एक खास उपकरण से उस स्थिति की तस्वीर ले ली। यह तो एल्बम में जरूर जाएगा। वह आगे आई और अज़राइल और वैलेंसिया दोनों को गले लगा लिया। रीना धीरे से अज़राइल के कानों में फुसफुसा रही थी,
अगर तुमने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। है, तुम्हें हंसने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम गंभीर हो, अज़राइल ने चिढ़कर जवाब दिया। अच्छा, रैना ने गले लगने से पहले जवाब दिया। चैप्टर 172। अब तुम जाओ बच्चों, अपना थोड़ा समय बिताओ, रैना ने अज़रेल और वेलेंसिया से दूर हटते हुए कहा। वेलेंसिया अपनी माँ के व्यवहार पर बस सिर हिला सकी क्योंकि उसने अज़रेल का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। हालांकि जैसे ही वे आगे बढ़ रहे थे, उनकी मुलाकात ज़ुआनियन से हुई जो उनका इंतजार कर रही थी। अज़रेल और वेलेंसिया के बीच की नज़दीकियां देखकर उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। क्या तुम मुझे ढूंढने आई हो? ज़ुआनियन सिर हिलाता है। मैं ठीक हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा और अपने खाली हाथ से अपनी बहन के सिर पर थपथपाया। उसका दूसरा हाथ पहले से ही वेलेंसिया के कब्जे में था जो उसे जाने नहीं दे रही थी। अज़रेल को वेलेंसिया का अधिकार जताने वाला पक्ष थोड़ा प्यारा लगने लगा था। ज़ुआनियन ने थपथपाहट पर प्रतिक्रिया दी और आगे बढ़कर अज़रेल का खाली हाथ गले लगा लिया। अब वह दोनों तरफ से ढका हुआ था, सब कुछ ठीक लग रहा है। ऊपर वेलेंसिया ने ज़ाउनियन की हरकत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी। आखिरकार ज़ाउनियन उसकी बहन है। दोनों को आगे बढ़ाते हुए अज़राइल उन्हें एक कमरे में ले गया और रास्ते में मिले नौकरों की तरफ सिर हिलाया। उनकी कुछ आंखें उसे देखते हुए चमक रही थी। जल्द ही तीनों एक कमरे में दाखिल हुए, जहां नौकरों ने कुछ नाश्ता और पेय पदार्थ रखे थे। तो उनमें कितने जासूस हैं? सभी नौकरों के चले जाने के बाद अज़राइल ने वेलेंसिया से पूछा। उसकी आंखें पूरी तरह से न जगी होने के बावजूद भी यह ऐसी चीज है जिससे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। मैंने 5 गिने, वेलेंसिया ने जूस का एक घूंट लेते हुए कहा। उसका शरीर उसके बगल में था, जबकि ज़ाउनियन दूसरी तरफ था। क्या और भी हैं? उसने पूछा। शायद, वेलेंसिया ने जवाब दिया और एक प्लेट उठाई, कुछ नाश्ता लेकर उन्हें अज़राइल के सामने रख दिया। उसने ध्यान रखा था कि वह ऐसी चीजें चुने जो अपनी पसंद के अनुसार, जबकि वह उन चीजों से बचता है जो उसे पसंद नहीं है। लगता है वह मेरी जिंदगी में घुसने लगी है। अज़राइल को पहले से ही ऐसी ही उम्मीद थी जब उसने उसे अपने साथ रखा था। अब उनके रिश्ते की वजह से वह उसके जीवन की कुछ चीजों को देख पा रही है। हालांकि यह सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने उसे ऐसा करने दिया था। वे पहले से ही एक भारी नियति से जुड़े हुए हैं। अज़राइल धीरे धीरे खुद को उसके लिए खोलने की योजना बना रहा है, हर चीज अपनी प्रक्रिया के अनुसार। क्या आपके पास डवेलर नोड है? अज़राइल ने पूछा, जिस पर वेलेंसिया ने अपना सिर हिलाया और अपना चिकना हाथ दिखाया जहां एक छोटी सी सफेद पट्टी दिखाई दी। यह एक डवेलर नोड है। यह ऐसी चीज है जो आपको सिर्फ तीसरे आसमान में ही दिखाई देती है। यह बहुत उपयोगी है, अज़राइल ने ज़ुआनियन के सिर पर थपथपाते हुए कहा। उसे पहले से ही पता था कि वह क्या-क्या सवाल पूछना चाहती है। चाची, क्या यह भी सही है? हाँ, वेलेंसिया ने जवाब दिया। उसने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर टिकाया और एक संतुष्टि भरी आह भरी। उसकी आंखें मानो भविष्य की कई पंक्तियां मन में कौंध गईं। प्यारी, तुम्हारे मन में क्या है? उसने पूछा। उसके शब्द शांत और सहज थे। हालांकि अज़राइल को ज़ुआनियन की तरफ से तापमान में गिरावट महसूस हुई, जो उसके सिर पर एक थपकी से ठीक हो गई। मैं राज करने की योजना बना रहा हूँ। क्या तुम्हें पहले से पता नहीं है? अज़राइल ने अपने बाएं हाथ से वेलेंसिया की कमर को हल्के से थामते हुए कहा। इतना ऊंचा होना कि हमारे परिवार को कोई नीचा न देख सके, उसने पूछा और उसकी खामोशी ही उसकी सहमति के लिए काफी थी। क्या तुम्हारी भी यही इच्छा नहीं है? उसने मुस्कुराते हुए चिढ़ाया। अभी, वेलेंसिया ने एक पल के लिए अपनी रत्नमय आंखों में चमक के साथ उत्तर दिया। योजना क्या है? उसने पूछा। उसका उत्साह और भी बढ़ने लगा।
जबकि उसके अंदर हावी होने की जन्मजात इच्छा धीरे धीरे अपने खोल से बाहर निकलने लगी। हम सर्वक्षेत्र से शुरुआत करेंगे, अज़राइल ने कहा। उसकी योजनाएं पहले से ही उसके मन में तय थी, ध्यान रहे। लेकिन पहले हमें तुम्हारे स्वामी की मदद चाहिए होगी। मेरा, एड्रिया के शब्द उसके कानों में फुसफुसाए। लगता है तुम मेरे और वेलेंसिया के बीच के संबंध का इस्तेमाल करके मुझसे बात कर सकते हो? उसने जवाब में पूछा। हाइड्रिया ने जवाब दिया। उनके धर्म परिवर्तन की खबर वेलेंसिया को भी लग गई। यह तो मुश्किल है, लेकिन तुमने अपनी मौत से पहले अपने अनमोल खजाने जरूर दफन कर दिए होंगे, है ना? उसने पूछा। हाँ, लेकिन वे कई लोगों में फैले हुए हैं और तुम वहां बेतहाशा नहीं जा सकते, एड्रिया ने जवाब दिया। उसे अज़राइल की योजना का एक हिस्सा समझ आने लगा था। चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें याद है कि वे सब कहाँ हैं? उसने कहा। मुझे याद है, उसने जवाब दिया। अच्छा, क्या मेरे लिए यह मान लेना भी सही होगा कि तुम्हारे कई वफादार अधीनस्थ वहां फैले हुए होंगे? तुम कर सकती हो, एड्रिया ने हल्के से जवाब दिया। तो हम इस योजना को अमल में ला सकते हैं, अज़राइल ने खुलकर कहा। और मेरे पास तुम्हें पुनर्जीवित करने का एक तरीका भी है, उसने कहा। उसके शब्द ज़ुआनियन के लिए समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन वेलेंसिया और एड्रिया पर इसका अलग अलग असर हुआ। प्यार? नामुमकिन। वेलेंसिया की ओर देखते हुए उसने पूछा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? हाँ, बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा जवाब। इस पर उसने उसके घूंघट के ऊपर से उसके गालों पर एक छोटा सा चुंबन दिया। वह देख तो नहीं सका, लेकिन उसे उसकी शर्मिंदगी जरूर महसूस हुई। तो मैं तुम्हारे स्वामी को तुम्हारे पास वापस लाऊंगा, एक जीवित व्यक्ति की तरह। पुष्टि के शब्द कहते हुए वह उसकी ओर झुकी। अपनी योजना का एक हिस्सा तय करने के बाद वह ज़ुआनियन की ओर मुड़ा, जो उसे तटस्थ निगाहों से देखते हुए। ज़ुआनियन, मुझे पता है कि तुम्हारा इलाज कहाँ मिलेगा और मुझे वह 3 साल में मिल जाएगा, उसने कहा। लेकिन उसकी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई, सिवाय इसके कि उसकी नज़रें वेलेंसिया पर चली गईं। वह परिवार की है, मैं उसे इस कमरे से बाहर नहीं निकाल रही हूँ। यह सुनकर ज़ुआनियन ने मुड़कर सीधे उसकी आंखों में देखा। अज़ाइल के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। जैसे ही वह ज़ुआनियन के माथे को चूमने के लिए झुका, ऐसा करने के बाद उसने उसकी आंखों में देखा जो बोल रही थी। तुम भी मेरा परिवार हो, इसे कभी मत भूलना, और इस पर फिर कभी सवाल मत करना। उसकी आवाज़ गहरी और शक्ति से भरी थी, जिससे ज़ुआनियन ने आंखें झपकाईं और सवाल करते हुए अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। हाँ, तुम दोनों में से तुम मेरी सबसे पसंदीदा हो, उसने सच बोलते हुए जवाब दिया। इससे ज़ुआनियन की आंखें चमक उठीं और वह वेलेंसिया की ओर देखने लगी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी जगह पर बैठ गई। अज़राइल ने जो कहा वह उसे पहले से ही पता था, लेकिन फिर उसे यह भी पता था कि किस्मत और समय कितना टेढ़ा हो सकता है। हो सकता है कि अभी उसका कोई पसंदीदा हो, लेकिन 1000 साल बाद क्या होगा? वेलेंसिया नंबर 1 स्थान पाने के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। उसे बस इसके लिए समय का इंतजार करना होगा, क्योंकि उसका मौका जरूर आएगा। लगता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाड़ प्यार कर रहा हूँ, अज़राइल ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही उसने उसे नखरे दिखाने दिए, पहले तो वह उसका हाथ थामने के लिए भी वहां नहीं था और उसने खुद से कसम खा ली थी कि वह अपनी बहन को इस जीवन में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे लाड़ प्यार पाने वाला इंसान बनाएगा। हालांकि उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह बहुत ज्यादा घमंडी हो जाएगी। वह जानता था कि उसकी बहन और उसकी आज़ादी का अंदाज एक अलग ही स्तर पर है। क्या तुम अपने पिता और उनके कुल से सर्वलोक में मिलती हो? अज़राइल ने पूछा। हाँ, जब हम यहाँ होते हैं, तब भी वह मुझसे मिलना अपना फर्ज समझता है। मुझसे बात करने की कोशिश करता है, मुझे संसाधन और समय देता है, लेकिन माँ फिर भी उससे मिलने से इनकार करती है।
वैलेंसिया ने थोड़ी सी उपेक्षा के साथ जवाब दिया। उसके पास इस बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि यह उसकी विशेषज्ञता नहीं है जिस पर वह बोल सके। वैलेंसिया के पिता ने अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह शादी करने, परेशानियां सहने और बच्चे पैदा करने के बाद ही रैना और वैलेंसिया को लेने लौटा। यह स्थिरता हो सकती है या कुछ और, लेकिन यह इस तथ्य को नहीं बदल रहा कि वैलेंसिया और रैना ने कष्ट सहे थे। क्या तुम उसके साथ घुलने मिलने, उसका विश्वास जीतने, बेहतर पद पाने और किसी प्रतिद्वंद्वी शक्ति के साथ मिलकर परिवार पर पूरा नियंत्रण पाने की योजना बना रही थी? अज़राइल ने शांत स्वर में पूछा। वैलेंसिया को अच्छी तरह जानता था, और यह भी कि वह जानता है कि भविष्य कैसा होगा। हाँ, अभी मैं लगातार प्रगति कर रहा हूँ, वैलेंसिया ने शांत स्वर में उत्तर दिया। शायद हम इसका अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें, वह बुदबुदाया। अमेरिका क्या कहता था क्या हो तुम, अब हम कहते हैं। तू क्या है बे? मुझे परिवार के आसपास की प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के बारे में और बताओ। अज़राइल ने पूछा क्योंकि वह जानता था कि वैलेंसिया अपने पिता या उनके परिवार को अपने से जुड़ा हुआ नहीं मानती। अध्याय 173। एज़रियल ने वालेंसिया के साथ भविष्य के बारे में बातचीत की। उनके मन में कुछ योजनाएं थीं, और उन्होंने वालेंसिया को उनके बारे में बताया। वालेंसिया ने इस बारे में संक्षेप में शुरुआत की और उत्तर दिया। केवल वालेंसिया ही नहीं, एड्रिया भी कभी-कभी बोल पड़ी थी। अज़रिल के मन में पहले से एक योजना है, जो उन्हें अखिल क्षेत्र और वास्तविक क्षेत्र की दुनिया में अपार शक्ति प्रदान करती है। वैलेंसिया, मेरे पास नीचे दिए गए हथियार हैं। आपके परिवार के संपर्क का उपयोग करके सारी सामग्री यहाँ ले आओ। वालेंसिया ने अपनी बिल्ली को देखा। एज़रियल ने वालेंसिया की ओर देखा, कहा, उसके खाते में पहले ही जमा हो गए थे, लेकिन उसने उसे ठीक नहीं किया, क्योंकि उसने पहले से ही यह आदमी बनाया था कि जो कुछ उसका है, वह उसका है। मैं यह काम शुरू कर सकता हूँ। सब कुछ कब तक तैयार होगा? उसने पूछा। यह अच्छा होगा कि ये 2 हफ्तों के अंदर मेरे हाथों में आ जाए, एज़रियल ने कहा। वैलेंसिया ने हिला सिरिया को देखते हुए। उनकी हड्डी विशेष रूप से गंभीर हो गई। यह उनका पहला काम है और वह किसी भी तरह से शामिल नहीं होने वाली है। मैं एक कदम में सब कुछ ले आऊंगी, उसने कहा। अच्छा, उसने ज़ुआनाइन की ओर मुकर जवाब दिया, जो ध्यान से सब कुछ सुन रही थी। उसे सामान्य बातें तो समझ में नहीं आईं, लेकिन अपनी तीव्र बुद्धि से उसने कई निष्कर्ष निकाले। हालांकि अज़राइल और वैलेंसिया के बीच की खूबियों से उसे जलन हो रही थी, वह किसी भी तरह से बीच में नहीं आएगी। वह अपनी मर्जी से ऐसा कर सकती है, लेकिन खोज पर वह अपने भाई को प्रभावित नहीं कर पाई। क्या हम बोर हो रहे हैं? ज़ुआनाइन के सिर पर थपथपाते हुए अज़राइल ने कहा। उनके बीच के स्टाइल की वजह से वह अपने मन की सभी छोटी-छोटी बातों को आसानी से महसूस कर सकती हैं। एक ऐसी लड़की के स्वभाव के कारण कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ज़ुआनाइन के मन में उसके लिए सारी भावनाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो उसमें विशिष्ट होती हैं। अब तुम इस पर अड़ी हो? अज़राइल ने पूछा और वैलेंसिया ने सिर हिला दिया। आपने मुझे जो संसाधन दिए हैं, उनमें मैं अपनी कुछ शर्तों को तेजी से आगे बढ़ाऊंगी, उसने कहा। शुभकामना, और अगर आपको किसी चीज की बर्बादी हो, तो जरूर पूछें। अज़राइल ने अपने गालों पर एक छोटा सा सामान देते हुए कहा, जिसे उसने खुशी से स्वीकार कर लिया, उसकी बाकी सफलता की कामना से और भी अधिक जल रही थी। आओ, ज़ुआनाइन ने कहा। यह पता चला कि वैलेंसिया ने जल्द ही अपनी समस्या का समाधान कर लिया। दोनों कमरे से बाहर चले गए, जल्द ही दूर दूर तक फेल हॉल से चले गए। दोनों भाई बहनों के बीच दोस्ती हो गई क्योंकि वे दोनों जानते थे कि एक दूसरे को क्या चाहिए। चलो फव्वारे की ओर चलें, अज़राइल ने कहा। जैसे दोनों विशाल महल के अंदर एक खुला क्षेत्र था, जिसमें विशाल कमरे के बीच में एक फव्वारा दिखाई दिया, जिसमें पानी की फुहारें निकल रही थी। ऊपर की छत खुली हुई थी, जिसमें सूरज की रोशनी आ रही थी।
पूरे क्षेत्र में कई जगहें थीं और कुछ छोटे चित्र खुले थे। कुल मिलाकर यह भव्य था। अपनी बहन का मार्गदर्शन करते हुए वे दोनों एक बड़े झूले के पास पहुंचे, जिसकी गति इतनी थी कि दो बड़े आदमी उस पर बैठ सकते थे। बिना कुछ कहे वे दोनों झूले पीछे की ओर झुककर बैठे। उनके पैर फिसलन से काफी ऊपर थे, लेकिन अजराइल के लिए छोटी-छोटी गतिविधियां करना मुश्किल नहीं था, जिससे झटका धीरे-धीरे हिलने लगा और शांत हो गया। जैसे-जैसे वे झूलते रहे, धीरे-धीरे से अपनी बहन का हाथ थाम लिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके शरीर से तेज धार वाली yin बर्फ के टुकड़े लगे, जो किसी की भी जान ले सकती थी। लेकिन वर्तमान अजराइल के लिए यह गर्मी के दिन में पतली पंखुड़ी वाली हवा के झूले जैसा था। वह अपनी ऊर्जा का उपयोग 1 मिनट तक करती रही और अपनी वर्तमान शक्ति की पकड़ बनाए रखने वाली अजराइल ने जुआनाइन के भारी दर्द को आसानी से सहन कर लिया, जिससे वह अधिक आराम और आराम महसूस करती रही। तुम जो चाहो संभव हो, जुआनियन सिर झुकाती है। हाँ, मेरे सारे उत्तर शत्रु क्रोधित हो जाएंगे और हाँ, तुम अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। अजराइल ने अदृश्य से लगने वाले प्रश्न का उत्तर दिया। भाई, छोड़ो। जुआनाइन के मुंह से एक अलौकिक और अनोखी बात, जो शायद किसी ने सुनी न हो, लेकिन फिर भी अजराइल ने उसे सुना और ब्रह्मांड में किसी और से बेहतर उन छोटे शब्दों का मतलब समझाया। हाँ, तुम 3 साल में अपनी यात्रा शुरू करोगी। मुझे पता है कि यह यात्रा बहुत पसंद आई, अजराइल ने कहा। उसके शब्दों ने जुआनाइन के हाथ को अपने हाथ में ले लिया, जो जान और आराम के लिए पूरी तरह से जिला हुआ था। नहीं, उन्होंने कहा, जिस पर अजराइल ने सिर हिलाया। हम अलग नहीं होंगे जुआनाइन, एक निवासी के साथ ऐसा होगा जैसे हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ते हैं, और यह स्थिर नहीं है। एक बार जब मैं सब कुछ तैयार कर लूंगा तो तुम मेरे साथ रहोगी। उनका शब्द ही प्रभावशाली था, लेकिन जुआनाइन के बचाव को असल में जो निगल कर था, वह अजराइल की गहरी भावनाओं के साथ रह रहा था जो जुआनाइन के लिए था। वह अजराइल के कोट से प्यार और देखभाल महसूस कर सकती थी, और उससे दूर होने वाली बात थी। उसे पूरी तरह से विकसित न होने पर भी गीला ही दर्द और अनिच्छा महसूस हो सकती थी। लेकिन उसने उस सारे दर्द को सहने के लिए तैयार किया है ताकि वह उसे बेहतर चमकदार दिखने के लिए तैयार कर सके। उसने उसे दूसरों से ऊपर खड़ा दिखने के लिए कहा, ताकि वह एक ऐसी शख्सियत बने जो कभी किसी के आगे न झुके या किसी से कम न हो। उसकी यही इच्छा है कि वह उसे खुश रखे, हालांकि उसने उसे कुछ खास छोड़ दिया। ये जुआनाइन के मुंह से निकले संघर्ष के सभी शब्दों को हिलाने के लिए फायदेमंद था। शब्द भले ही बहुत कुछ कह जाते हों, लेकिन उनके अंदर की भावनाएं और जज्बात किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा बोल रहे थे। दोनों भाई बहनों को अपने भाई बहनों में और कुछ जलती गहराई की इच्छा थी। बस उसकी गहरी भावनाओं और इच्छाओं को प्रकट हो रही थी, जो उसकी दोस्ती के लिए गहरी थी, और उसके अंदर जलती गहराई की इच्छा थी। क्या तुम मेरे साथ सब कुछ संभालोगी? उसे पता चला कि उसके ग्रह की मृत्यु नहीं हुई थी। उसे पता था कि वह क्या कहेगी, और उसे पता था कि उसके दिल में कौन सी गहरी इच्छाएं अभी भी पल रही हैं, लेकिन इसकी उत्पत्ति का समय नहीं था। अभी बहुत जल्दी थी। हाँ, यह सरल और तार्किक था, जुआनाइन के व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल खाता था। फिर भी उस एक शब्द में अब तक उसने कहा था किसी भी शब्द से अधिक ठंडक और इच्छा थी। अच्छा, तो मैं हथियार के साथ समय बता दूंगा कि तुम किस रास्ते पर चल सकते हो, टिक्कर ने कहा, अपने शरीर को पूरी तरह से सुधारे हुए। हवा उसे छू रही थी। अपनी बहन के ठंडे एहसास ने उसे शांत कर दिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के दोस्त का आनंद ले रहे थे, और इस बीच उनके हाथ एक दूसरे में गुंथे रहे। तुम्हें ये सारे मानक कहाँ से मिले? लैन ने बरनहे चढ़ाकर से पूछा, जब उसने अजराइल द्वारा सभी अंगूठियों को देखा। वह उन सभी खजानों को देखकर हल्की सी नापसंदगी महसूस कर रही थी, जिसमें अगर छोड़ दिया गया तो युद्ध खत्म हो गया।
मैं यूनाबाई से एक काम करता था, कहाँ था कि वह काम करने आया था। अजराइल ने अपनी माँ के चेहरे का आनंद लेते हुए कहा, माँ, संभल जाओ, भविष्य के तारामंडल से भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अजराइल ने कहा, जिससे उसके कान में झंझनाहट हुई। क्या तुम अपनी माँ को पढ़ा रहे हो? लैन ने खतरनाक भारी मस्कारा के साथ पूछा। नहीं, मैम, अजराइल ने झट से हंसते हुए दिया जवाब। लैन भी मुस्कुराया। क्या योजना है? उसने चोर जैस्मीन के साथ पूछा। सबसे पुराने रिलीज हमारे लिए ले लो, बाकी हम नीलाम कर देंगे, अजराइल ने कहा, जिस पर उसकी माँ ने सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन पासपोर्ट समस्या पता है ना? उसने कहा, जिस पर अजराइल मुस्कुराया। क्या तुम भूल गई कि मैंने क्या किया था, माँ? इससे लैन को तुरंत समझ आ गया और उसकी मुस्कान और चौड़ाई हो गई। तुम्हारी पृष्ठभूमि, प्रकृति के साथ ऊपरी शक्ति और पृष्ठभूमि का समर्थन एक और सर्वोच्च सुरक्षा प्रदान करती है, लैन बोला और राइल ने सिर हिलाया। हाँ, यही एक और कारण है कि वह ताकत दिखा रही है और यून परिवार को जिंदा छोड़ रही है। वे अपनी मुफ्त विज्ञापन एजेंसी थी। उनका कहना था कि वह उसे सील कर दे रही थी, जिससे वह इस महाद्वीप में सबसे बड़ी फिल्म बनाना चाहती हैं, जो कि अपनी बनाई हुई एम्पायर की बुकमार्क की योजना बना रही हैं। जब अज़राइल कोई कदम उठाता है तो वह कई कदम आगे की सोचती है।